हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है, हिस्ट्री में डेट्स का क्या रोल है। ठीक है, हम किन किन चीजों को डेट से रिफर करते हैं, क्या हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में है कि और कुछ भी है हिस्ट्री में। तो ये सब चीज हम हिस्ट्री के बारे में जानने वाले, जो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल होगी। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज ऑल अबाउट डेट। अब देखो, एक टाइम हुआ करता था कि जब हिस्ट्री थी वो सिर्फ डेट के बारे में थी। हिस्टोरियंस फोकस करते थे कि किस दिन कौन सी लड़ाई हुई है, कौन सा बैटल किस दिन हुआ है, किस दिन कौन से रूलर्स ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया है, किस रूलर का एम्पायर किस दिन खत्म हुआ है। तो ज्यादातर जो फोकस रहता था हिस्टोरियंस का वो इन्हीं सब चीजों में होता था। लेकिन धीमे धीमे टाइम के साथ हिस्टोरियंस की थिंकिंग बदली और फिर उसके बाद क्या हुआ, बट लेटर ऑल वर अंडरस्टूड दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट डेट, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, धीमे धीमे सब समझ गए कि नहीं, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं है, हिस्ट्री एक कंपैरिजन है कि हम प्रेजेंट में कैसे हैं और हम पास्ट में कैसे थे। जैसे अगर हम बेसिकली देखें तो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, हम देखते हैं रूलर्स के बारे में। ठीक है, हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, प्लस उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, वो कैसे रहा करते थे, हम कैसे रहा करते हैं, उनको क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज है। तो ये सब हम बेसिकली देखते हैं हिस्ट्री में कि आफ्टर और बिफोर। हिस्ट्री इज अ कंपैरिजन बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर, कि चीजें पहले कैसी थी और चीजें अब कैसी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हाउ वी हैव डेवलप्ड, कैसे हम लोग एक डेवलप हुए, कैसे हम लोग एक आदिवासी से आज जो है वैसे बने। ठीक है, हाउ टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड, कैसे रेलवेज डेवलप्ड हुई, कैसे टी। अब देखो, धीमे धीमे लोगों ने जाना होगा कि हम इस तरह टी बना सकते हैं, फिर उसमें और एडवांसमेंट हुई। आज आप देखोगे अलग अलग टाइप की टी भी, उसमें भी टी में भी बहुत वैरायटीज आपको मिलती है। बाइक, तो देखो बाइक भी एक दिन ऐसा नहीं है कि बस एक ही दिन में एक डेट को पर्टिकुलर बन गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट होते गए। आप देखो अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी आने लग गई है। तो हिस्ट्री इन्हीं सब के बारे में है कि चीजें पहले कैसी थी और अब कैसी है। और हिस्ट्री शायद आप लोगों को इसलिए बोरिंग पहले लगती थी, ठीक है, कि जो पिछली क्लासेस में हिस्ट्री थी वो थोड़ा सा डेट सेंट्रिक थी, उसमें हम थोड़ा सा देखते थे, ज्यादा डेट्स के पीछे भागते थे। लेकिन अब जो आगे आने वाली हिस्ट्री है, सबसे पहले तो वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है कि आप सोचोगे कि अरे अकबर बिरबल इन सब के बारे में हम बहुत ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं। वो अभी हमारे जस्ट कुछ 100 साल पहले की है। और उसके अलावा उसमें हम ज्यादातर इवेंट्स पे फोकस करेंगे कि ये सब चीजें कैसे हुई और इनसे हमें क्या सीख मिली। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इट इज इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम और अ अप्रॉक्स पीरियड। तो देखो, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि कोई भी प्रोसेस को अगर हम डेट से रेफर कर रहे हैं कि इसी दिन रेलवे का आविष्कार हुआ, इस दिन इंडिया में लोगों ने टी पीना शुरू की, इस दिन लोगों ने एंड्रॉइड इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये सब गलत होगा। अगर कोई भी प्रोसेस है तो उसको हम एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम से या फिक्स डेट से नहीं दिखा सकते। अगर हम उसको दिखाना है तो हम उसको एक पर्टिकुलर पीरियड से दिखा सकते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि एक 2 या 3 साल के पीरियड में इंडिया में लोगों ने एंड्रॉइड यूज करना शुरू किया। हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक आदमी है जिसने 2 या 3 साल में अपनी फिटनेस अच्छी की। हम ये नहीं बोल सकते कि उसने एक दिन में बस वो गया जिम और उसने आधे घंटे बाद अपनी फिटनेस अच्छी कर ली, उसको एक पर्टिकुलर पीरियड लगा होगा। तो देखो, जो भी प्रोसेस होती है हिस्ट्री में, ठीक है, जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुए थे, तो ये एक दिन में नहीं हुए थे। इनमें इनको कुछ पहले प्लानिंग की गई होगी, फिर एग्जीक्यूशन हुआ होगा, फिर चीजें हुई होगी। बार बार हो सकता है बहुत पहले स्टार्टिंग में पहले फेल भी हुए होंगे, लेकिन फिर से इन्होंने बार बार री एग्जीक्यूट किया होगा। तो एक पूरी प्रोसेस रहती है ये। तो इसको हम एक स्पैन ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस को एक पर्टिकुलर एक फिक्स डेट से दिखा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो देखो, हमने पहला टॉपिक अपना कवर किया है जो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट। इसमें हमने देखा कि कैसे पहले हिस्टोरियन सिर्फ डेट और डेट के पीछे भागते थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में देखा कि हिस्ट्री में इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाद हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होना शुरू हो गई। और हमने देखा कि कैसे हम प्रोसेस
कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है तो उसको हम अगर डेट से सिर्फ दिखा रहे हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो देखो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। ठीक है, अब अगर ऐसा है भाई डेट की तो हमें फिर ऐसे ज्यादा जरूरत ही नहीं है तो हम डेट क्यों यूज करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, जो पहले एक टाइम हुआ करता था जिस समय मैंने बताया पहले कि जो हिस्टोरियन थे वो सिर्फ इस पे फोकस करते थे कि जो लड़ाइयाँ हुई है, जो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, कोई किंग की डेथ हुई है वो कब हुई है, उसने मैरी की है तो कब की है, ठीक है, उसके बच्चे हुए हैं तो कब हुए हैं, उसकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई है तो कब हुई है। तो बेसिकली ज्यादातर जो चीजें फोकस होती थी वो डेट्स पे होती थी। और देखो डेट्स इंपॉर्टेंट भी है, जैसे आपकी लाइफ में इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप कब पैदा हुए थे, ठीक है, आपका बर्थडे, ठीक है, आपकी लाइफ में इस चीज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा कि आपने 12th कब पास किया। ठीक है, हमारे इंडिया में सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किस डेट को हम इंडिपेंडेंट हुए। तो देखो डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके बाद अब देखो ऑल दीज थिंग्स इवेंट्स रिक्वायर डेट। अब देखो सारे इवेंट हैं, जितने भी इवेंट है, जैसे ये पहले हमने कुछ इवेंट डिस्कस किए, मैंने यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल एग्जांपल दिया लाइफ से रिलेटेड। अब सारे इवेंट, जैसे हमारा एक बर्थडे, तो देखो बर्थडे को बताने के लिए हमें एक डेट की जरूरत होती है। जैसे किसी का बर्थडे मान लो सपोज करो 14 मार्च को पड़ता है, किसी का पड़ता है 28 नवंबर को, तो देखो सारे बर्थडेज या कोई भी इवेंट है तो उसके लिए पर्टिकुलर हमें एक डेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बट विथ न्यू हिस्टोरियंस now they also started focusing on how people earned their livelihood, what they produced and ate, how new ideas spread etc. लेकिन जैसे जैसे न्यू हिस्टोरियंस आए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि कैसे लोगों की थिंकिंग चेंज हुई, ठीक है, तो वैसे वैसे लोगों ने अलग अलग चीजों पे भी फोकस किया। ठीक, कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी में जो जो चीजें उनको जरूरी है वो कैसे उन्होंने पाई, ठीक है, क्या क्या वो खाते थे, क्या क्या वो प्रोड्यूस करते थे, कैसे कैसे ये न्यू आइडियाज थे वो फैले। जैसे आपने देखा होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म, अगर आपने पढ़ा होगा तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपने ये भी देखा होगा कि बुद्धा ने बहुत सारे आइडियाज बताए थे जो धीमे धीमे पूरी दुनिया में फैल गए। ठीक है, तो ये सब चीज फिर हम हिस्ट्री में धीमे धीमे पढ़ने लग गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक बेसिकली कवर किया है, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट, जिसमें हमने डेट्स के बारे में कुछ चीजें देखी, और अगर हमने ये भी देखा कि अब धीमे धीमे हिस्टोरियन क्या करने लगे और चीजों के ऊपर भी कंपैरिजन या और चीजों के ऊपर भी फोकस करने लग गए। लेकिन फिर एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि अगर ये सब चीज है तो हम हिस्ट्री को सिर्फ डेट से क्यों समझते हैं। तो ये पहले हुआ करता था कि लोग ज्यादातर डेट पे फोकस करते थे, लेकिन अब हिस्टोरियन और अलग अलग चीजों पे भी फोकस करने लग गए हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विच डेट्स, मतलब डेट्स भी अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे कि अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग हिस्टोरियंस के लिए अलग अलग डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर एकदम अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि चीजों को मैं जितना आसानी से समझा सकूं उतना अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हिस्टोरियंस की थिंकिंग बदली, उन्होंने डेट के अलावा और सब चीजों में भी फोकस करना स्टार्ट किया, और डेट अगर इंपॉर्टेंट है तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है विच डेट्स, मतलब अगर डेट्स इंपॉर्टेंट थी तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो हाउ टू चूज विच डेट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स, इफ वी फोकस ऑन डिफरेंट इवेंट देन डेट्स विल आल्सो चेंज विद इट। अब देखो डेट डायरेक्टली इवेंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम इवेंट चेंज कर रहे हैं तो डेट्स भी चेंज हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक इंसान है राम और एक इंसान है श्याम। अब राम का बर्थडे आता है 14 मार्च को, श्याम का बर्थडे आता है 14 नवंबर को। ठीक है,
तो राम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 14 मार्च रेदर देन 14 नवंबर, लेकिन शाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 14 नवंबर। तो देखो यहाँ पे जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डेट है वो उनके इवेंट्स के हिसाब से डिस्कस या डिसाइड हो रही है। तो इसी तरह डेट जो है डायरेक्टली वो इवेंट पे डिपेंड करती है। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ब्रिटिश हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एंड इंडियन हिस्टोरियंस फोकस्ड ऑन डिफरेंट डेट। अब जैसे अगर आप देखोगे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ठीक है, या आप कोई भी कंट्री के हिस्टोरियन को देखोगे और आप इंडियन हिस्टोरियन को देखोगे तो उनकी जो इवेंट है वो उनके लिए अलग अलग इवेंट इंपॉर्टेंट होंगे, और अलग अलग अगर इवेंट इंपॉर्टेंट होंगे तो वो लोग जो फोकस भी अपना देंगे वो अलग अलग डेट पर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे दिया है, फॉर ब्रिटिश हिस्टोरियन द रूल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। अब देखो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ करते थे उनके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि कौन से गवर्नर इंडिया में बने थे ब्रिटिशर्स, कौन से जनरल बने, ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या चीजें हुई। जैसे जो फर्स्ट गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, ये शायद कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है। और जो लास्ट उनके वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जो एकदम आखिरी वाले वाइस रॉय थे। तो अब ज्यादातर जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो इसी के इर्द गिर्द, मतलब इसी के आसपास उनकी हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। वो they focused on the event that are related with them Britishers। अब वो इन्हीं इवेंट पे फोकस करेंगे जिनका रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ होगा। The reason behind this that history is like a story, so when historians write history they focused on event that make their history clear and easy to understand, and activities of Indian do not fit in Britishers history, ठीक है। अब देखो, अब इसके पीछे का रीजन ये है कि हम हिस्ट्री को इस तरह क्रिएट करते हैं कि वो एक स्टोरी बने, और जो उसको पढ़ रहा है या जो भी उसके ऊपर रिसर्च या कुछ भी कर रहा है तो उसको एकदम अच्छे से समझ आए। तो देखो, अगर कोई ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री लिख रहा है तो वो ब्रिटिशर्स के आसपास की ही चीजों को देखेगा। अगर वो उसमें इंडियन हिस्ट्री घुमा रहा है, जैसे मान लो एक वो ब्रिटिशर की हिस्ट्री लिख रहा है, इसको एक नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से समझ लो। आप किसी इंसान के बारे में किसी को बता रहे हो कि वो राम है, वो अच्छा लड़का है, वो इस क्लास में पढ़ता है, वो इतने साल का है, ठीक है, उसका घर यहाँ पे है, और इसी के बीच में आपने ऐसे घुसाया वो राम है, वो इतने क्लास में पढ़ता है, सीता 5th क्लास में पढ़ती है। अब ये बताओ, यहाँ पे राम का तो आप बता रहे थे, सीता से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं था। और सीता को अगर आप लाए बीच में तो इससे ये जो स्टोरी है जो आप क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है वो जिसको आप समझा रहे हो उसको कुछ डाउट आ जाए, फिर वो पूछने लगे अरे सीता कौन थी, इसके बारे में मुझे अच्छे से बताओ, ठीक है, राम के बारे में तो तुम बता ही रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जैसे अलग अलग, जैसे मान लो कोई रशियन हिस्टोरियन है तो वो रशिया के रूलर्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेगा, तो वही चीज यहाँ पे बताई है। अब इसी तरह जैसे जो इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री में जो हिस्टोरियन थे वो ज्यादातर इंडियन के ऊपर फोकस करते थे, जो उनके साथ चीजें होती थी वो लोग ज्यादा बाहर, जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते थे, ठीक है, ज्यादा फोकस उनका इंडियंस के ऊपर रहता था। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इवेंट के हिसाब से अलग अलग डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी पीरियोडाइज, ठीक है, कि हम कैसे चीजों को पीरियोडाइज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे चीजों को पीरियोडाइज करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पीरियोडाइजेशन है क्या। तो देखो, इन पीरियोडाइजेशन वी कैटेगराइज द पास्ट इनटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ टाइम टू स्टडी एंड एनालिसिस द हिस्ट्री बेटर। मतलब पीरियोडाइजेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा पास्ट है उनको हम छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टाइम ऑफ पीरियड, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, इनके पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए, ठीक है, जिससे हम ये देख पाए कि इस पीरियड में क्या डिफरेंस था इस पीरियड से, इस पीरियड में क्या चीजें आई नहीं, इस पीरियड में क्या चीजें हमें सीखने को मिली। अब अगर हम पीरियड में डिवाइड नहीं करेंगे, एज अ होल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा और हमें समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पीरियोडाइज करते हैं चीजों को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, आप इस तरह समझ सकते हो। इन 1817 जेम्स मिल इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods,
हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, अब 1817 में जो जेम्स मिल थे, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने क्या किया, जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब उन्होंने 3 पीरियड्स में इसलिए डिवाइड किया कि वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में ये भी बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उसके पहले इंडिया बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड नहीं थी, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि ब्रिटिश इंडिया के सारे पार्ट में रूल करे, जिससे इंडिया अच्छे से ग्रो हो पाए, इंडिया के लोग खुश रहे। और मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा तो नहीं था, अगर इंडिया के लोग खुश होते तो भाई हम लोग क्यों उनके अगेंस्ट क्रांति करते। खैर छोड़ो, ये तो बात जो बात है। ठीक है, अब but this idea of periodization was not good because simultaneously there were other people also of other religion who lived in the period of Hindu, Muslim and other religions were also lived। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आइडिया था पीरियडाइजेशन का सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे, ये बहुत सही नहीं था। हम कोई भी हिस्ट्री को सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम हिंदू पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हिंदू पीरियड के टाइम सिर्फ हिंदू ही रहते होंगे और अदर रिलीजन के लोग नहीं रहते होंगे? रहते होंगे। ठीक है, तो हम हिंदू पीरियड में तो हिंदू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो क्या अदर रिलीजन के लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो सारे सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ हम रिलीजन के ऊपर पीरियडाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसको फिर हिस्टोरियन ने बोला कि ये आइडिया सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ, सो लेटर historians divided Indian history into ancient, medieval and modern history. This idea was taken from West। ठीक है, अब देखो ये वेस्टर्न साइड से एक आइडिया लिया गया, जिसमें हिस्टोरियंस ने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न 3 पीरियड में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली था क्या, तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, Ancient and medieval time of period refers to period before the growth of modernity। ठीक है, मतलब जो एंशियंट और मिडवल टाइम ऑफ पीरियड था उसमें हम वो पीरियड देखते थे जो मॉडर्न ग्रोथ, जो साइंस में ग्रोथ हुई, जो अलग अलग फील्ड में ग्रोथ हुई, उसके पहले वाला जो टाइम था। ठीक है, और एंशियंट तो बहुत पहले वाला, फिर उसके थोड़ा सा आगे वाला टाइम जो मिडवल हिस्ट्री में हम देखते हैं। अब मॉडर्न टाइम ऑफ पीरियड में क्या देखते थे हम, वो देखते थे कि वो टाइम जिस समय सारी चीज की ग्रोथ हो चुकी थी या ग्रोथ हो रही थी, जैसे साइंस में ग्रोथ, डेमोक्रेसी, लोग डेमोक्रेट थे। ठीक है, लेकिन यही इस डिवाइडेशन या इस पीरियडाइजेशन के साथ एक इशू था। क्या इशू था? सो देयर वाज अ इशू विद दिस पीरियडाइजेशन दैट अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया डिड नॉट डू एनी प्रोग्रेस एंड एनी इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस पीरियड रिफर्स टू कॉलोनियल बाय हिस्टोरियन। अब इशू ये था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते थे एक पीरियड जिसमें हमारे ब्रिटिशर्स भी आए थे इंडिया में, और ब्रिटिशर्स जब आए थे तो इंडिया ने ना तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की थी ना तो कोई प्रोग्रेस की थी। तो हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे पढ़ सकते हैं भाई? मॉडर्न हिस्ट्री में तो हम वो पढ़ते हैं टाइम जिस टाइम हमने बहुत सारी ग्रोथ की हो, ठीक है, अलग अलग फील्ड में। तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए जो हिस्टोरियन ने क्या किया, इस पीरियड को एक नया नाम दिया जो था कॉलोनियल। ठीक है, अब ये है क्या, इसको हम समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज कॉलोनियल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का, वो यहीं से स्टार्ट होगा, व्हाट इज कॉलोनियल। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सारी चीजें समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको सारी चीजें समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर के टॉपिक व्हाट इज कॉलोनियल को पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने पिछले पार्ट्स में ये देखा कि कैसे हम टाइम को पीरियडाइज करते हैं। हमने ये देखा जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर, जिसको बाद में चेंज भी कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत सही नहीं था। तो बाद में फिर इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री इन 3 पार्ट में बांटा गया, जिसमें से फिर मॉडर्न हिस्ट्री को भी कॉलोनियल हिस्ट्री में चेंज कर दिया गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या था तो वो तो आपको पिछले पार्ट से पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझने वाले कि कॉलोनियल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखो व्हाट इज कॉलोनियल। ठीक है, तो देखो कॉलोनियल क्या है, हम पढ़ेंगे पहले कॉलोनाइजेशन। तो व्हेन द सबजुगेशन ऑफ one country by another leads to different kinds of a political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization। मतलब जब एक देश के लोग दूसरे देश पे बेसिकली राज करने लग जाए, ठीक है, उन पे हक जमाने लग जाए, उनको
अपने एक सर्वेंटी की तरह ट्रीट करे। सब्जुगेशन मतलब कि उनपे कॉन्क्यूस्ट मतलब उनको बोल दे, उनपे हक जमाने लग जाए, ठीक है, उनपे रूल करने लग जाए, तो ये है सब्जुगेशन, ठीक है। तो जब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों पे रूल करने लग जाए, उनपे हक जमाने लग जाए, उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लग जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस देश पर बहुत ज्यादा चेंज होता है, उसके पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मतलब हर सारी चीजों में वहां बहुत बड़ा चेंज आता है, और इसी को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, ठीक है। और इसी टाइम ऑफ पीरियड को हमने बोल दिया था कॉलोनियल। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हमारे हर एक चीज में बहुत ज्यादा चेंज आया, तो इसलिए अब हिस्टोरियन ने समझा कि यहाँ पे कॉलोनियल की जो डेफिनेशन है वो एकदम सही बैठ रही है, तो इसलिए उन्होंने इस टाइम ऑफ पीरियड की हिस्ट्री को कॉलोनियल हिस्ट्री वो लोग बोलने लग गए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो, ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट लेटर दे conquered the country and established their rule subjugating local नवाब्स एंड राजास, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश आए तो इंडिया में किस लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जो इंडिया के नवाब थे, बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने उनको इनवाइट भी किया था, आप आओ हमारे यहाँ व्यापार करो, लेकिन उनकी एक सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी कि इस कंट्री के ऊपर हमें रूल करना है, और आखिर में उन्होंने ये किया भी धोखेधाड़ी से, ठीक है। तो जब उन्होंने यहाँ पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, फिर जो वहां के नवाब और राजास थे उनसे अपनी जबरदस्ती बात मनवाना शुरू की, ठीक है। उनको एक हिसाब से बोला कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम भी तुम्हारी प्रोटेक्शन देंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो देखो या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है हमारी बात मानो, ठीक है, तो तुम राजा बने रहोगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें वैसे ही हम अपना बंदी बना लेंगे, ठीक है। तो नवाब और राजा वहां के थे इंडिया के, जो उनको ना चाहते हुए भी ये बातें माननी पड़ रही थी। They started do everything according to their need, like buying good at low prices, produced specific crops, etc. अब उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें थी, सब अपनी मन मर्जी से करने लग गए। जैसे वो क्या करते थे, चीजों को लो प्राइस में खरीदते थे और उसके बाद बहुत महंगा बेच देते थे, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, लेकिन हम लोग का बहुत घाटा होता था, क्योंकि हमारे जो इंडियन फार्मर थे वो बहुत मेहनत से फसलें उगाते थे, लेकिन उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे उसके। लेकिन ब्रिटिशर्स बिना कुछ मेहनत के बस इधर से खरीद के उधर बेचते थे, और तब भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे। उसके बाद प्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक क्रॉप, ठीक है, सिर्फ कुछ ही चीजों की खेती करना अलाउ करते थे वो, जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखता था, ठीक है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज में चेंज किया, ठीक है, जैसे अपने हिसाब से पॉलिटिकल रूल्स बनाए, ठीक है, अपने हिसाब से वहां की कल्चरल चेंज किया। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे ये चीज देख भी रहे हैं, दे आल्सो ब्रिंग अ चेंज इन आवर वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो हमारे सभ्यता थी, ठीक है, हमारे जो हमें जो चीजें पसंद थी, नापसंद थी, ठीक है, हमारी जो वैल्यू थी हमारे लिए, मतलब बोल सकते हो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये सब चीजों में भी उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया, ठीक है। आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारे हम लोग अब जो बहुत सारे कस्टम्स फॉलो करते हैं वो एक्चुअली हमारे पहले नहीं थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद हमने वो सारे कस्टम्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। But all groups and classes experienced these changes in a different way, such that name of history book our past. लेकिन और बाकी जितने भी ग्रुप्स और क्लासेस थे, अगर इंडिया में सारे ग्रुप्स और क्लासेस की बात करें तो इस समय ब्रिटिश यहाँ पे थी, तो ऐसा नहीं था सेम टाइम पे सबके साथ सेम चीजें हो रही थी, सबको अलग अलग टाइप की चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी। हो सकता है एक जगह ब्रिटिशर्स ने पूरा अपना हक जमा लिया हो, वहां के लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, एक जगह उन्होंने अभी पूरा रूल करना स्टार्ट नहीं किया लेकिन धीमे धीमे स्टार्ट कर रहे हैं, एक जगह अभी उन्होंने कोई भी हिस्सा स्टार्ट नहीं किया है रूल करना, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग जगह की अपनी अलग अलग हिस्ट्री थी, इसलिए हमारी जो हिस्ट्री बुक का नाम है ना वो आवर पास्ट है, मतलब जो हमारे पास्ट था ना उसमें एक स्टोरी नहीं थी, उसमें सेम टाइम पे बहुत सारी स्टोरी थी, और जो हम आगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो शायद आपको अब ये रीजन भी समझ आ गया होगा कि आपकी बुक का नाम आवर पास्ट क्यों है, क्योंकि हमारे जो पास्ट में जो सेम टाइम पे हम लोग की एक कहानियां नहीं थी, हमारे साथ एक चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें हुई थी अलग अलग, क्योंकि हमारा देखो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट हम इंडिया को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है हमारी इंडिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हम हिस्टोरियंस को ये जो पास्ट के बारे में चीजें बताते हैं उनको वो चीजें कहाँ से पता चलती है, किन सोर्सेस की मदद से पता चलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के टॉपिक हाउ डू वी नो को कवर करने वाले
है। हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि हिस्ट्री में डेट का क्या इंपॉर्टेंट, हमने डेट और इवेंट के बीच में रिलेशन देखा, पीरियोडाइजेशन देखा, ठीक है। हमने ये भी समझा कि कॉलोनियल क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये सब जो बातें थी ये टाइम की थी, लेकिन अब हम इस टॉपिक के अंदर ये देखने वाले हैं कि हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में आज से 250 साल पहले की चीजें, ठीक है, तो हिस्टोरियंस जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी है, ठीक है, उन्हें पता कैसे चला कि हाँ 250 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। देखो अभी जो चीजें होती है वो हमें ज्यादातर चीजें मोस्टली हमें इंटरनेट के थ्रू पता चल जाती है, लेकिन उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी। तो उस समय क्या क्या चीजें थी जिनकी मदद से हिस्टोरियंस को पता चलता था कि हाँ आज से 250 साल पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम ये चीजें हुई थी। तो हम उन्हीं की सोर्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब अब देखो ब्रिटिशर्स का मानना था, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप so they can be studied and debated properly in future। ब्रिटिशर्स का मानना था कि सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करने लग गए, ठीक है, इंडिया के ऊपर, तो उनका मानना था कि जो हम सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लोगों को, हमारा जो भी आगे का प्लान है, जो भी पॉलिसी है लोगों के लिए, ठीक है, जो भी हमने डिसीजन लिए, जो भी हमारे और राजाओं के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, हमने जो भी इन्वेस्टिगेशंस की है कि हमें क्या क्या पता है क्या क्या नहीं, इनको हमें साफ साफ एकदम अच्छे से कहीं लिख के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों लिख के रखना चाहिए? क्योंकि जिससे अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े, ठीक है, फ्यूचर में हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना हो, ठीक है, कि ये चीज सही है कि नहीं, ठीक है, या इसको स्टडी करना हो, आगे वाले क्या कहते हैं बोल सकते हो आप, जो आगे गवर्नर्स थे, जनरल थे, उनको स्टडी करना हो तो वो इजिली स्टडी कर सके, ठीक है। तो इसीलिए दे केयरफुली प्रिजर्व्ड दीज डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ठीक है। तो एकदम ध्यान से क्या करते थे, इन सब चीज को ध्यान से एकदम प्रिजर्व करते थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनमें वो अपने क्या कहते हैं सारे चीजें लिखते थे, जो रिकॉर्ड्स होते थे, उनको एकदम अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है, जिससे वो फ्यूचर में अगर कोई काम हो तो वो उससे ले सके, और वो उसको रिकॉर्ड रूम में प्रिजर्व करके रखते थे। और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे, मतलब जो ग्राम पंचायत थे, जो अलग अलग लोग थे, ठीक है, तहसीलदार, इन सबके ऑफिसेस में उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम बना रखा था जहां पे वो लोग अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखते थे। इसी में अगर हम बात करें तो म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स वर आल्सो प्रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, ठीक है। म्यूजियम आर्चिव्स भी क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया था उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो देखो कुछ सोर्स तो हमें यहीं से मिला, ठीक है, जब हमने देखा कि हाँ अब ये हमें मिला कैसे, ये अभी तक कैसे है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा बता रहा है, इन अर्ली 19th century these records were beautifully written by calligraphists again and later multiple copy of these records also printed। मतलब 19th century की स्टार्टिंग में इस रिकॉर्ड्स, ये सब जो रिकॉर्ड्स थे वो पुराने भी हो चुके थे थोड़े, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना हम इनको दोबारा लिखवा दें, और इन्होंने कैलीग्राफिस्ट को बुलाया। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो बहुत एकदम ब्यूटीफुली लिखते हैं, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इन्होंने उनको बुलाया, ठीक है, दोबारा से रिकॉर्ड्स लिखने को, और दोबारा से लिखने के बाद फिर थोड़े दिन बाद जब प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, इसकी बहुत सारी कॉपीज भी प्रिंट करवा ली, जो अभी तक भी बहुत सारे जगह म्यूजियम्स और आर्चिव्स में रखा है, जिसकी मदद से हिस्टोरियंस को पता चलता है कि हाँ आज से 250 साल पहले कैसे क्या चीजें हुई थी। और फिर हम लोग को कहां से पता चलता है, हम लोग को पता चलता है बुक से, ठीक है, जो बुक्स वो लिखते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक और सोर्स है जो है हमारा सर्वे, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के टॉपिक सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट को पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग टाइप की रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करते थे जो हिस्टोरियंस को बहुत हेल्पफुल है, जिससे वो आज बैठे बैठे आज से 200-250 साल पहले के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और उनकी मदद से हमें भी ये चीजें जानने को मिल जाती है। अब देखो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वे, ठीक है, जो एक और सोर्स था जो हिस्टोरियन यूज करते थे,
ठीक है, और अभी भी करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, वो कैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, तो देखो ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी कंट्री इट हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी भी कंट्री को अगर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि वहां के लोग कैसे, उनकी जरूरत क्या है। अगर हमें यही नहीं पता, उस कंट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से क्या करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले क्या करना स्टार्ट किया, इंडिया का सर्वे करना स्टार्ट किया। उन्होंने सर्वे किया, इंडिया का मैप बनाने के लिए पूरी कंट्री का उन्होंने मैप बनाया। और आप जानते हो एक सिंगल मैप से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया की। ठीक है, और भी बहुत सारे सर्वे हुए, जैसे उन्होंने अलग अलग जगह की सॉइल की क्वालिटी चेक की, ठीक है, फ्लोरा फौना टोपोग्राफी, मतलब बहुत सारी चीज, पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब चीज उन्होंने अलग अलग जगह जाके सर्वे किए, जिससे वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाए। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century दिस सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। ठीक है, मतलब जैसे 19th century खत्म होने वाली थी, तो ब्रिटिशर्स ने ये भी डिसाइड किया कि हम ये जो सेंसस है, ठीक है, इनको हर 10 साल के बाद दोबारा करते रहेंगे, जिससे हमारे रिकॉर्ड अपडेट भी होते रहेंगे। ठीक है, आप जैसे देख सकते हो जो सेंसस जनगणना जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली हमारे पॉपुलेशन की भी होते रहती है। ठीक है, बहुत सारी चीज थी, हर 10 साल में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी करती है, क्योंकि ये बहुत बोल सकते हो आप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस हालत में हमारी कंट्री है पिछले 10 साल से इस 10 साल में। उसके अलावा बहुत सारे अदर सर्वे भी थे, फॉरेस्ट सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, बोटेनिकल सर्वे एक्सेट्रा। लेकिन अब हमने देखा रिकॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, सर्वेज भी हमने देख लिए, लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, ठीक है, ये कुछ चीजें नहीं बताते थे। तो ये क्या चीजें नहीं बताते थे, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ठीक है, देयर आर ऑल्सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल बिकॉज ऑफिशियल रिकॉर्डेड ओनली टेल दैट थिंग विच दे वांटेड टू प्रिजर्व। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड किसके अंडर में बनाए जाते हैं, वहां के रूलर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि रूलर वहां की हर चीज बताना चाहे, ये भी हो सकता है कि वो वही चीजें बताए जो उस टाइम अच्छी थी। ठीक है, और जो चीजें उनको लगता हो कि हाँ ये चीजें आगे लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, हम क्या क्या चीजें नहीं जानते। ठीक है, तो जैसे देखो ये रिकॉर्ड्स हमें ये नहीं बताते, रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। मतलब उस समय दुनिया में, उस समय हम इंडिया में अगर बात करें, जैसे में ब्रिटिशर्स थे, तो क्या लोगों के साथ हो रहा था, ठीक है, उनके साथ क्या क्या इश्यूज थे, ये सब नहीं बताते हमें रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इनको अगर हमें जानना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग लोगों की डायरीज पढ़नी पड़ती है। अब ये डायरीज किनकी, जैसे बहुत सारे क्या कहते हैं बड़े बड़े पोएट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेट पीपल होते हैं जो अपनी डायरीज लिखते हैं, जिसमें वो अपनी एवरीडे लाइफ में जो जो होता है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, मतलब जो तीर्थ यात्री अलग से यहाँ पे आते थे मंदिर वगैरह देखने के लिए, जो ट्रेवलर आते हैं अलग अलग कंट्री के। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे आगे फाहीन करके एक ट्रेवलर आए थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये सब अब जो चीजें बताते हैं, ये सब लोगों के बारे में बताते हैं कि हाँ वहां के लोग ऐसे, वहां का कल्चर ऐसे, जो हमें बहुत जरूरी है जानना। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो बायोग्राफी हमने खुद लिखी हो। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े आप ले सकते हो एग्जांपल, जो बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, पॉपुलर बुकलेट्स, ठीक है, अब देखो मार्केट में आपको बुकलेट्स भी मिलती है जो हमें बताती है कि क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, न्यूज़पेपर, नॉवेल, पॉलिटिकल लीडर्स, आइडियाज। ठीक है, तो ये सब वो चीजें हैं जिनको हमें पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए जिससे हम सोसाइटी में और क्या चल रहा है ये भी जानते रहे, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक और चीज है, बट दीज सोर्सेस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट पीपल, सो समटाइम्स दे ऑल्सो डोंट गिव आइडियाज अबाउट द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, द वर्कर्स इन द माइंस एटसेट्रा। लेकिन देखो अब ये जो सोर्सेस है, ठीक है, अब जैसे नॉवेल, तो नॉवेल कौन लिखता है, एक राइटर लिखता है, और राइटर कैसे होते हैं, बहुत लिटरेट होते हैं। ठीक है, तो अब जो लिटरेट पीपल है, ठीक है, तो कभी कभी क्या क्या चीजें मिस हो जाती है। ठीक है, जैसे अब हो सकता है एक नॉवेल हम पढ़ रहे हैं तो वो उस टाइम की कोई स्टोरी बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि उस टाइम जो गरीब रहते थे स्ट्रीट पे वो कैसे रहते थे।
ठीक है, जो माइंस पे वर्कर काम करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं डायमंड माइन पे, गोल्ड माइन में, ठीक है, उनके साथ क्या चीजें होती थी, क्या चीजें नहीं होती थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जान पाते, लेकिन तब भी अब अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसी पावर है जिससे हम बहुत सारी चीजें चुटकियों में जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर की अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है, जिससे आपको ये समझ आया तो है एकदम अच्छे से, लेकिन आप इसको भूलो भी ना। एंड अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।